हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त फटाफट बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त। बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्त, प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ लेके चलनी है, प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करते हुए चलना है। और जो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या जिन्होंने एक बार पहले थोड़ा बहुत भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, उस शाम को 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ा करिए। वो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आपके पूरे मैथ्स को रिवाइज कराने का काम करता है, आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने का काम करता है और नए अप्रोच, नए क्वेश्चंस को आप लोगों को मतलब देखने का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है। तो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सच में रामबाण का काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है, बहुत छोटी छोटी सी बातें अब इसमें बची हुई हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं और बहुत छोटी छोटी सी बातें हम लोग इसमें अब करेंगे। आज कुछ 12वीं क्लास है, आज के बाद केवल 2 क्लास बच जाएंगी और ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लिया है इस चैप्टर ने। एक्चुअल में ये चैप्टर जो है 10 से 11 क्लासेस में हो जाना चाहिए था, 2 से 3 क्लास इसमें एक्स्ट्रा लगी हैं। उसका कारण था कि मैंने शुरुआत में आपको ये चीज़ें नहीं बताई थी कि हम ये टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक में हम इतना शानदार तरीके से करेंगे। तो इसके बाद जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग प्लानिंग के साथ आएंगे। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में शुरुआत में आपको बताऊंगा कि हम इन इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इसे सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। पूरे सीक्वेंस के साथ जो है हम आगे के चैप्टर्स में चीजों को पढ़ने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मेरे भाई। जैसे सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल का कन्वर्जन पढ़ चुके थे। बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड ऑफ परसेंटेज यानी जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसे हम लोग कवर कर चुके थे। एरर यानी त्रुटि पर आधारित क्वेश्चंस जो थे उन्हें हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज मोर और लेस यानी ये वैल्यू इससे इतने परसेंट ज़्यादा है, वो वैल्यू इससे इतने परसेंट कम है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी इस वैल्यू को इतना बढ़ा दिया जाए, उस वैल्यू को इतना घटा दिया जाए तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। तो मेरे भाई उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम यानी कि लेंथ को इतना बढ़ाने पर, ब्रेथ को इतना घटाने पर उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। चाहे वो एरिया आप लोगों का 2D फिगर का हो, चाहे वो वॉल्यूम आपका 3D फिगर का हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मेरे प्यारे भाई देख चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर यानी कि हम लोग जो है अपनी इनकम पे, हम लोग अपनी बचत पे, हम लोग अपने खर्च वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर यानी कि ये हमारी आय, खपत, ये आय, बचत और खर्चे पर आधारित थे और ये था मेरे भाई मूल्य, खपत और खर्चे पर आधारित क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन यानी कि मेरे प्यारे दोस्त चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, कल हम लोगों ने पास फेल पर आधारित क्वेश्चन किए थे और इसके बाद कल ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे भाई वैन आरेख किया था मेरे भाई, वैन आरेख। अब आप मुझे इसमें से ये बताइएगा कि कौन से नंबर का टॉपिक जो है वो आपका कमजोर है, मैं उसी का सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। फिर ये मैंने आपके सामने टॉपिक डाल दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन से नंबर के टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आई है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई है मेरे प्यारे दोस्त। फिर हम उसी का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें बची हुई हैं, ताजा फल, सूखे फल वाले, टैक्स वाले, कमीशन वाले, वैन आरेख वाले, कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, अगले 2 क्लासेस में पूरा का पूरा बहुत शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही होगी, तो मेरे भाई ये केवल आपसे आपकी प्रैक्टिस मांगता है।
बाकी इसके लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, वो है आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स पे। आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स पे वो आप लोगों की वीडियो है जिसमें मैंने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लगभग 40-45 मिनट की क्लास होगी। आप उस क्लास को कर लीजिए, वहां से काफ़ी हद तक आपके इलेक्शन का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। इस पेज को अपने सामने कॉपी में नोट करके रखना कि मुझे ये टाइप मेरे भाई पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आज का पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखिए मेरे प्यारे भाई अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए हैं। सेक्शन ए में, यानी ये सेक्शन ए है, इसमें कितने परसेंट पास हुए हैं? तो आप कहेंगे 66%। सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार फेल हुए हैं। मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था कि जब भी आपको दोनों उम्मीदवार के दोनों सेक्शंस के बारे में जो दिया हुआ है, आप पूरे क्वेश्चंस को उसी रूप में कन्वर्ट कर लो। यानी कि दो सेक्शन दिए हुए हैं, तो मेरे प्यारे भाई आपने दो सर्किल बना लिए। ये सेक्शन ए है और ये कौन सा है? ये सेक्शन बी है दोस्त। ठीक है, उसने कहा है सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए हैं। अगर 66% उम्मीदवार पास हुए हैं और 5% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो इन्हें भी फेल में कन्वर्ट कर लो। अगर 66% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? तो आप कहेंगे 34% सेक्शन ए में फेल हुए होंगे। भाई 100 में से 66 जाएगा तो 34 बचेगा। अगर 74% उम्मीदवार सेक्शन बी में पास हुए हैं तो 26% उम्मीदवार सेक्शन बी में फेल हुए होंगे। और दोनों में अगर फेल का पूछूं तो दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5% है। अब मुझे ये बताइए, इस पूरे की वैल्यू 34 है, उसमें से ये 5 चला गया तो केवल ए में फेल होने वाले विद्यार्थी 29% आ जाएंगे। अगर इस पूरे की सर्किल की वैल्यू 26 है, उसमें से 5 चला गया तो केवल बी में फेल होने वाले विद्यार्थी 21% आ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ऐसे कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी में फेल हैं बच्चे, तो आपने कहा जी 29% केवल ए में है, 21% केवल बी में है और 5% दोनों में है। तो 29 और 21 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 5 55% लोग ऐसे हैं, 55% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हैं, किसी न किसी में फेल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों विषय में पास हैं, जो किसी में भी फेल नहीं है, तो आप कहेंगे 45% लोग दोनों विषय में पास हैं। इनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। उसने कहा है दोनों विषय में 720 उम्मीदवार पास हैं, तो 45% की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कह देंगे 720। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है टोटल उम्मीदवारों की संख्या बताइए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 9 अट्ठे 72, 0 9 पंजे 45 होगा, 5 से काटोगे 16 बार, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी 1600 आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी 1600 आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल ये वो लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, वो 55% है। अगर इन 55% को हटा दूं तो इनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों विषय में पास होंगे। और दोनों विषय में पास वालों की संख्या 720 दी गई है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 45% की वैल्यू 720 है तो 1% की इतनी, तो टोटल विद्यार्थी पूछा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाहता है। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए बच्चे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपका प्रैक्टिस सेट भी नहीं होगा।
कल आपकी क्लास भी नहीं होगी, कल आपका प्रैक्टिस सेट भी नहीं होगा, कल मुझे अर्जेंट कार्य की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कल आपका प्रैक्टिस सेट भी नहीं होगा, कल आपकी क्लास भी दोस्त नहीं होगी। चलिए, एक शहर में, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। 47% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। ये 47% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। 15% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, ये चाय भी पी लेते हैं, ये कॉफी भी पी लेते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए मेरे भाई, ये हो गया चाय वाला डायग्राम, ये हो गया कॉफी वाला डायग्राम। चाय को हम टी ले लेते हैं, कॉफी को हम सी ले लेते हैं, ठीक है। चाय कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे चाय 42% लोग पसंद करते हैं। कॉफी कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 47% लोग कॉफी पसंद करते हैं। 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी ये वैल्यू 15 दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर 42 में से 15 जाएंगे तो केवल चाय कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 27% हो जाएंगे। अगर 47 में से 15 जाएगा तो केवल केवल 47 में से 15 जाएगा, 32% लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ या दोनों पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे 27 और 15 42 और 2 44 और 30 74% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। चाहे वो मेरे भाई चाय पसंद करते हो, चाहे कॉफी पसंद करते हो, चाहे दोनों पसंद करते हो, लेकिन 74% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो बचे हुए 100 में से 74 को घटा देंगे तो मेरे भाई 26% लोग कुछ पसंद नहीं करते होंगे। अगर 74% लोग कुछ पसंद करते हैं तो 26% लोग दोनों में से कोई भी चीज पसंद नहीं करते होंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, यानी मेरे हिसाब से 26% की वैल्यू 780 आप लोगों को दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे, 100% की वैल्यू 3000 हो जाएगी। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 3000 हो जाएगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए 3000, और सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ चाय पीने वाले 27% लोग हैं। तो अगर टोटल का 27% अगर आप लोग निकाल देंगे, टोटल का 27% अगर आप लोग निकाल देंगे, तो ये केवल और केवल चाय पीने वाले लोग 810 आ जाएंगे। केवल और केवल चाय पीने वाले लोग जो हैं, क्या चाय पीने वाले लोग कितने आ जाएंगे, 810 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आसान था मेरे भाई। आइएगा, बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ये तीन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, किसी भी मोमेंट पे आप लोगों को ये लगे कि मतलब थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। एक्चुअल में नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में मेरा फास्ट है और लगातार वो 9 दिन का फास्ट है, तो इस वजह से हो सकता है इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज में आप लोगों को डाउन लगे, है ना। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा ऐसे नहीं करते हैं। 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, ये चाय वाले पसंद वाले हैं, टोटल 42 हैं। 47% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों को पसंद करने वाले लोग 15% है, ठीक है। अगर 42 में से 15 घटा दोगे, केवल चाय पीने वाले 27 आ जाएंगे। 47 में से 15 घटा दोगे, केवल कॉफी पीने वाले 32% आ जाएंगे। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये वो लोग आ जाएंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, 74%।
100 में से उस 74% को घटा दोगे तो ये कुछ भी पसंद ना करने वाले लोग आ जाएंगे। और उसने कहा है कुछ भी ना पसंद करने वाले लोग 780 होते हैं। ठीक है, तो 26% की वैल्यू 780 है, तो 1% की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये टोटल लोग हो जाएंगे। उसने टोटल लोगों की संख्या पूछी है 3000। उसने ये भी पूछा है बच्चे कि केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो 27% की भी वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर 810 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 151। देखिए बेटा, देखो मतलब मुझे मजा नहीं आता है कि मैं एक चैप्टर में भी इतनी क्लास ले रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में 2 क्लास हमारी ज़्यादा हो रही हैं। लगभग ये चैप्टर 11-12 क्लासेस में होना चाहिए था, है ना। लगभग ये 11-12 क्लासेस में होना चाहिए था, लेकिन हमने 2 क्लास इसमें एक्स्ट्रा ली हैं। कारण रहा है कि हर पॉइंट पर आपकी बात सुनना, हर पॉइंट पर आपको 2-2 3-3 बार चीज़ों को समझाना, यही कारण रहा है। तो आगे से हम लोग थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलेंगे, और मेरे भाई यकीन मानना कि आगे से बिल्कुल टाइमली चीजें हो रही होंगी। शुरुआत वाले दिन मैं आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर जो है ऐसे ऐसे कराएंगे हम लोग और इतने दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, ये 20% जो है वो गणित में, 15% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 25% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल हो जाते हैं। यानी 3 विषय वाला है ये 3 विषय वाला क्वेश्चन है। ये 3 विषय वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। हमने बना लिया ये 3 विषय वाला, इस तरीके से पाई चार्ट बना लिया, इस तरीके से वैन आरेख बना लिया। ठीक है, ये कौन है भाई? ये मैथ वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? ये इंग्लिश वाले हैं। और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? ये मेरे प्यारे दोस्त हिंदी वाले हैं। अब देखना, ध्यान से समझना हम कैसी कैसी चीज लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैथ में जो फेल होते हैं वो 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। मैथ में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है? 20%। अंग्रेजी में जो है वो 15% विद्यार्थी फेल होते हैं, और हिंदी में जो है वो 25% विद्यार्थी फेल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है यदि विद्यार्थी का 5% गणित और अंग्रेजी, 5% गणित और अंग्रेजी, ये गणित है ये अंग्रेजी है, इसमें कॉमन यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 5%। कितनी? इसकी वैल्यू दी हुई है 5% मेरे भाई। ठीक है, 10% अंग्रेजी और हिंदी, ये अंग्रेजी है ये हिंदी है, यानी कॉमन दोनों में ये है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 10% अंग्रेजी और हिंदी में फेल होते हैं। 2% विद्यार्थी सभी तीनों विषय में फेल हो जाते हैं। ये सभी तीनों विषय का चार्ट होता है, ये 2% होते हैं, इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो उसने कहा है सभी तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? सभी तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ी सी समझना। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि केवल मैथ और हिंदी में कितने % फेल होते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है उसे हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई फेल नहीं है, इसे 0 मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस पूरे की वैल्यू आप लोगों को 5 दी गई है, इस पूरे की वैल्यू 5 दी गई है, उसमें से ये 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? ये 3 हो जाएगी। छोड़िए ना, थोड़ा सा बड़ा फोटो बना लेते हैं। एक 3 वाला थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं मेरे भाई। एक 3 वाला थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है मेरे भाई। उसने कहा है मैथ में कितने % होते हैं विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, यानी ये 20% गणित में फेल होते हैं।
उसने कहा है 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। ये वाले दिए हुए हैं 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, 25% हिंदी में फेल होते हैं, ये उसने यहां बोला हुआ है। इतनी बात आपने लिख ली। अब देखिए, विद्यार्थियों का 5% गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 5%। ठीक है, ये जो है ये पूरे की वैल्यू 5% दी गई है। दूसरे में कहा हुआ है 10% अंग्रेजी और हिंदी, ये अंग्रेजी और ये हिंदी 10% इसकी वैल्यू दी गई है। आप देखेंगे मैथ और हिंदी की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। सभी 3 विषय में 2% फेल होते हैं। ये जो होता है ये सभी 3 विषय का कॉमन होता है। ये वाला जो होता है ये सभी 3 विषय का कॉमन होता है 2%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चे, हाँ मुझे एक बात बताइएगा, अगर क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो इसे मान लेंगे कि केवल मैथ और हिंदी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो यहां कोई फेल नहीं होता होगा, जब ही तो कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। अब समझना, अगर इस पूरे की, देखिए इस पूरे की वैल्यू 5 है, मैथ और इंग्लिश वाले इस पूरे की वैल्यू 5 दी गई है, उसमें से ये 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3% हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है, ये पूरा सर्किल मैथ का है 20%, 20 में से 3 और 2 5 ये हो गया, तो ये केवल मैथ कितना आ जाएगा, 15% हो जाएगा। 20 में से अगर हम 5 को घटा दें तो केवल मैथ में 15% लोग जो है वो फेल हो गए होंगे। इधर आइए, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा 10 दिया हुआ है, उसमें से ये 2 हो गया, तो केवल इंग्लिश और हिंदी में 8% फेल हुए होंगे। ठीक है, इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 15 है, उसमें से 3 ये हो गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, तो केवल 2% बचे। क्या केवल 2% जो है वो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे होंगे, केवल इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 10, पूरे सर्किल की वैल्यू 25% है, उसमें से 8 2 10 ये हो गई, तो बची कितनी, 15%। क्या ये हो जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है ये किसी ना किसी में फेल का लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक विषय में फेल है, कोई 2 में फेल है, कोई 3 में फेल है, मतलब ये फेल का ब्यौरा आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 3 18 2 20 और 2 22 और 8 30 और 15 45, यानी टोटल 45% लोगों के साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 45% लोगों के साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी वो सभी के सभी 3 विषय में पास होंगे। सभी के सभी 3 विषय में पास होने वाले विद्यार्थी 55% हो जाएंगे। और उसने वही पूछा है, सभी 3 विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 55%। और एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, गजब कर दिया, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन जब मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा तो आप लोगों को ये फिगर से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्यारे दोस्त कल मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनना, फिगर से क्यों नहीं समझ आएगा वो भी समझना। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी मेरे प्यारे साथी कि अगर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है किसी भी वेन डायग्राम के अंदर, किसी भी वेन डायग्राम के अंदर आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो आप पहले को पसंद करने वाले लोग, दूसरे को पसंद करने वाले लोग, तीसरे को पसंद करने वाले लोगों में से पहले और दूसरे को पसंद करने वाले लोगों को, दूसरे और तीसरे को पसंद करने वाले लोगों को और तीसरे और चौथे को पसंद करने वाले लोगों को घटा देना और तीनों को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ देना।
तीनों को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ देना, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका यूज कैसे करते हैं उस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मेरे भाई बिल्कुल ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चन फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम से नहीं होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको खुद फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम से नहीं होगा, डायग्राम से नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपने क्या समझा, शांति बनाना दोस्त मेरे, बहुत आराम से। एक टाउन में 55% व्यक्ति जो है, एक टाउन में 55% व्यक्ति जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति जो है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं और 45% व्यक्ति दूध पीना पसंद करते हैं। आपको समझ में ये आ गया, आपको समझ में ये आ गया कि तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है। आपने जब देखा कि तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है, तुरंत से आपने तीन वेन आरेख बना दिए। आपने जैसे ही देखा तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है, आपने तीन वाला वेन आरेख बना दिया मेरे भाई। आपने कहा भैया जी ये चाय वाले हैं, इनको टी लिख देते हैं, ये कॉफी वाले हैं, इनको सी लिख देते हैं, और ये दूध वाले हैं, एम को मिल्क लिख देते हैं, इनको एम लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, फॉर्मूले से टाइम नहीं लगेगा, केवल मात्र 30 सेकंड में होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, बिना सॉल्व करे या जब तक मैं ना समझा दूं तब तक खुद डिसीजन मत लिया करो किसी चीज का। भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है, मैं कितनी बार बोलूं, मेरे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, मेरी जिम्मेदारी है आपका मैथ्स में स्कोर लेके आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप भागना मत, खुद से अपना दिमाग मत चलाना ज्यादा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके नंबर आएंगे और आप मैथ में जितना सोच भी नहीं सकते उससे शानदार आप लोग करेंगे, जितना सोच भी नहीं सकते उससे शानदार आप लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए, एक टाउन में 55% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू 55% आप लोगों को दी गई है। 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, आपने ये लिख लिया मेरे भाई। 45% व्यक्ति जो है वो दूध पीना पसंद करते हैं, यानी ये जो आप वेन आरेख बना रहे हैं ये पसंद करने वाले लोगों का बना रहे हैं। ये जो आप वेन आरेख बना रहे हैं ये पसंद करने वालों लोगों का बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, नहीं करना फॉर्मूला याद, यार मुझे पढ़ा लेने दो मेरे भाई, मेरे दोस्तों पढ़ा लेने दो। फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, मैंने मना कर दिया नहीं करना फॉर्मूला याद, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखिए उसने कहा कि 30% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफी, यानी इसकी वैल्यू 30% दी हुई है, इसकी वैल्यू 30% मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है। ठीक है, आगे क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, 25% व्यक्ति कॉफी और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं, कॉफी और दूध यानी 25% व्यक्ति ये दोनों पीना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। 20% व्यक्ति चाय और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं, चाय और दूध यानी इसकी वैल्यू 20% दी गई है, दी गई है। यदि 90% व्यक्ति कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनका ये चार्ट बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 90% लोग हैं, ऐसे 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन ने कहा है तो कितने परसेंट व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि तीनों चीज पसंद करने वाले लोग कितने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोगों को कहीं कुछ इसमें नजर नहीं आएगा। इस पूरे की वैल्यू आप लोगों को 30 दी गई है, 55 में से 30 घटा दोगे, इस पूरे की वैल्यू जो है आपके सामने कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इस पूरे की वैल्यू आपके सामने 25 आ जाएगी, लेकिन इसमें दो भाग हैं, एक ये भाग है, एक ये भाग है।
तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये कितना है, ये कितना है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को इससे नहीं बता पाओगे। फॉर्मूले से एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना है, फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त मुझे याद नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है। जब मैं ये डिसाइड ना कर पाऊं कि 55 में से 30 गया तो ये वाला पोर्शन जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25। 25 में दो पोर्शन है, मुझे नहीं पता ये कितना है और ये कितना है। इसका मतलब बात यहां से जमेगी नहीं कुछ। तो मैं कैसे करूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया टोटल लोगों की संख्या कितनी थी, जितने मतलब कितने के बारों में ये वेन डायग्राम बनाया गया है। आपने कहा 90% के बारों में, 90% के बारे में ये पाई चार्ट बनाया गया है, वेन आरेख बनाया गया है, यानी टोटल लोग हैं 90%। ठीक है, पहले को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, आपने कहा 55%। दूसरे को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, आपने कहा 50%। तीसरे को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, आपने कहा 45%। इन सब में से दो को पसंद करने वाले को घटा दीजिए। जब इसको दो को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 30%। इन दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 25%। इन दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 20%। और इसमें तीनों को पसंद करने वाले निकाल दीजिए, यही आपसे पूछा है, तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे, यही तो फॉर्मूला होता है। टोटल कितने लोगों का वेन आरेख बनाया है, उसने कहा है टोटल 90% लोग हैं भाई साहब, टोटल 90% लोग हैं टोटल। अगर टोटल 90% लोग हैं तो 55% पहले को पसंद करते हैं, 50% दूसरे को पसंद करते हैं और 45% तीसरे को पसंद करते हैं। इनमें से दो दो को पसंद करने वाले को घटा दीजिए और तीनों को पसंद करने वाले को जोड़ दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए मेरे भाई, आपने कहा जी 30 और 25 55 होता है, 55 से 55 कट गया। आपने कहा 50 और 45 कितना, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 50 और 45 95, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। क्या इतनी कहानी बनाने की हम लोगों को जरूरत थी? नहीं थी, ये भी जरूरत नहीं थी, ये भी जरूरत नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कितने % व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कितने % व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं, आंसर 25 होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि तीनों को पसंद करने वाले लोग 25 हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो दो को पसंद करने वाले, इन दोनों की वैल्यू मिला के 20 है, क्या इतने की वैल्यू 25 हो सकती है? अगर पूरे की वैल्यू 20 दी गई है तो क्या इस पार्ट की वैल्यू कभी 25 हो पाएगी? नहीं, 20 से छोटी ही होगी। ये जवाब नहीं होगा। क्या 20 हो सकती है? अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या 20 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो फिर 0 हो जाएगा। 20 से छोटी होगी और 20 से छोटी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो, फटाफट से बताइए। एक दूसरा तरीका भी बताऊं इसका, देख लो, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 20%। पहला तरीका इसका ये है, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका इसका ऑप्शन मेथड है। आंसर जो आएगा वो 20 से, 25 से और 30 से कम ही आएगा, और 20 25 30 से कम जो है वो 15% ही है। ठीक है, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। आपने मान लिया तीनों को पसंद करने वाले X% लोग हैं, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 30, उसमें से X ये हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 30 - X। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा।
इस पूरे की वैल्यू कितनी है 20, उसमें से x ये हो गए तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, अब आप यहां से एक चीज समझ लीजिए कि इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 55, तीनों को जोड़िए, 30 माइनस एक्स में एक्स जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 30 प्लस 20 50 माइनस एक्स, 55 में से 50 माइनस एक्स को घटा दीजिए, 55 में से 50 माइनस एक्स को घटा दीजिए, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इधर कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू 25 है, उसमें से ये x हो गई तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इस पूरे 50 में से इन तीनों को घटा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। पूरे 45 में से इन तीनों को घटा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल 90% लोग हैं, 90% के बराबर लिख दीजिए इसको सबको जोड़ के मेरे भाई, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका इसका ये वाला बैठता है या फिर ऑप्शन वाला मेथड बैठता है, ठीक है। तो इसको भी x वाले क्रिया को भी घटा दीजिए, ये कितना दे रखा है 20%। इसीलिए मैं कह रहा था मेरे भाई ये फॉर्मूला याद रखिए, एक बार समझिए तो सही। ये जो है ये टोटल लोगों की संख्या है, टोटल लोगों की संख्या है जो कि 90 दी हुई है। पहले को पसंद करने वाले लोग, दूसरे को पसंद करने वाले लोग, तीसरे को पसंद करने वाले लोग, उसमें से दोनों को पसंद करने वाले लोगों को घटाओ, दोनों को पसंद करने वाले लोगों को घटाओ, दोनों को पसंद करने वाले लोगों को घटाओ, और तीनों को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ दो। यही वैल्यू हमसे पूछी है बस। दिखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, दिखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा ये भी देख लो, -30 और -25 -55 होता है, प्लस के 55 से माइनस का 55 नहीं कटेगा। यहाँ -20 है, इधर आके +20 हो जाएगा। 50 और 45 95 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो 15 आ जाएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों का मेरे भाई क्वेश्चन शुरू होते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। ड्राई फ्रूट्स पे मेरे भाई x की वैल्यू 15 निकल आई, लेकिन इसके बाद समझ नहीं आया सर। बेटा x की वैल्यू ही निकालनी थी, x की वैल्यू ही निकालनी थी भाई, चला देना इसे, ठीक है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ऑप्शन में सब 15 से कम देगा, तब सब 15 से कम देगा। अब आप अपने रंग बिरंगे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भैया ये बताया हुआ है, ऑप्शन कुछ भी दे आप मेथड से क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने जो है, मान लीजिए आपके सामने जो है, हाँ, मान लीजिए आपके सामने एक ताजा तरबूज है, मान लीजिए आपके सामने एक ताजा तरबूज है और एक आपको पास सूखा तरबूज है। एक तो ताजा तरबूज है और एक सूखा तरबूज है, दोनों में अंतर क्या है? बेटा फॉर्मूला होता है DRX पुनीत कुमार, यार समझो, ये प्लस में होता है, तीनों वाले को जोड़ना होता है, हमेशा तीनों वाले जुड़ेंगे। अलग अलग वाले तीनों को जोड़ लीजिए, उसमें दो दो वाले को घटा दीजिए और तीने वाले को जोड़ दीजिए, फॉर्मूला होता है। बस यहां आपको वैल्यू पुट करनी होती है दोस्त, -x लेंगे ही नहीं, ये प्लस होता है हमेशा, ठीक है। मेरे पास दो तरीके के तरबूज हैं, मेरे पास दो तरीके के तरबूज हैं। आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाई ताजे फल और सूखे फल में डिफरेंस क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, ताजा फल और सूखा फल जो होता है, केवल उसमें डिफरेंस होता है पानी का। कोई भी फल दो चीजों से मिलके बना होता है, एक पानी होता है उसमें और एक पल्प होता है। पल्प को कहते हैं मेरे भाई छिलका या गूदा कहते हैं, पल्प को कहते हैं छिलका या गूदा कहते हैं, ठीक है। अगर किसी फल में पानी की मात्रा ज्यादा है, अगर किसी फल में पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो ताजा फल कहलाएगा। अगर पानी की मात्रा कम है तो वो सूखा फल कहलाएगा। क्या
गूदे की मात्रा नहीं बदलती, छिलका नहीं बदलता, क्या पल्प नहीं बदलता? तो आप कहेंगे फल चाहे ताजा रहे, फल चाहे सूखा रहे, पल्प की मात्रा समान होती है। यू को यूनियन बोलते हैं और उसके उल्टे को इंटरसेक्शन कल ही बता दिया था। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो ताजा फल कहलाएगा, और पानी की मात्रा अगर कम है तो वो सूखा फल कहलाएगा। लेकिन पल्प की मात्रा ताजे फल और सूखे फल दोनों में समान होती है, गूदे की मात्रा कभी भी नहीं बदलती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 153। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन ने यह कहा है ताजे अंगूरों में 80% पानी है। अच्छा ये बताइए, ताजा अंगूर में 80% पानी है तो क्या 20% जो है वो पल्प हो जाएगा? क्या 20% जो है वो गूदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो 90% क्या हो जाएगा? 90% जो है वो सूखे अंगूरों में पल्प हो जाएगा। आप जानते हैं कि चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा समान होती है। यानी ताजे फल को टी मान लेते हैं, इसमें कितना पल्प है? 20% पल्प है। सूखे फल को एस मान लेते हैं, उसमें कितना पल्प है? 90% पल्प है। और दोनों जगह पल्प की मात्रा समान होगी तो क्या दोनों को बराबर लिख देंगे? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ताजे और सूखे फल का रेशो क्या आ जाएगा, तो ताजे और सूखे फल का रेशो जो है वो 9:2 का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि सूखे अंगूरों का वजन 500 किलो है, मेरे हिसाब से सूखे अंगूरों का वजन 2 किलो है, उसने 500 बोला है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 250 आ जाएगी? तो वो कह रहा है ताजे फल का वजन क्या होगा? अगर एक बराबर 250 तो वो आपसे 9 बराबर पूछना चाहता है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे ताजे फल का वजन 2250 हो जाएगा। सबसे पहले यह समझिए कि अगर 80% पानी है ना किसी भी फल में, तो 20% गूदा होगा, यह दिमाग में आपके आना चाहिए। अगर इसमें 10% पानी है तो 90% गूदा होगा। गूदे की मात्रा कभी भी नहीं बदलती है। ताजे फल में 20% गूदा है, सूखे फल में जो है वो 90% गूदा है। दोनों की मात्रा हम लोगों ने बराबर लिख दी। यहां ताजे फल और सूखे फल का रेशो निकाल लिया, 9:2 का आ गया। उसने कहा है सूखा फल 500 है, यानी 2 की वैल्यू 500 दी गई है, तो 1 की वैल्यू 250 आ जाएगी। तो सूखा फल कितना होगा वो 9 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब 2250 हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बेटा पानी से नहीं निकाला जाएगा, पानी की मात्रा तो चेंज होती है ना। जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती उसी को तो बराबर लिख सकते हैं। पानी थोड़ी ना बराबर है, पहले में पानी 90% था, दूसरे में पानी 10% था, तो वहां से मात्रा बदल रही है मेरे भाई। ठीक है, जिसकी मात्रा बदलती है उसको नहीं लेते हैं दोस्त। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे। ठीक है, ताजे फल में 60% पानी है, मुझे बताइए अगर 60% पानी है तो गूदा कितने परसेंट? 40%। सूखे फल में 20% पानी है तो 80% गूदा हो जाएगा। हम जानते हैं गूदे की मात्रा कभी भी नहीं बदलती, तो ताजे फल में 40% गूदा है, सूखे फल में 80% गूदा है, और गूदे की मात्रा समान रहती है, तो दोनों को बराबर लिख दिया। मैंने आपसे कहा ताजे और सूखे फल का रेशो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ताजे और सूखे फल का रेशो जो है वो 2:1 आ जाएगा। अब उसने कहा है 100 किलोग्राम ताजा फल है, ताजा फल 100 किलोग्राम दिया है, 2 की वैल्यू 100 है,
तो एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी अगर 100 किलोग्राम ताजा फल है तो सूखा फल 50 किलोग्राम हो जाएगा। सूखे फल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 50 किलोग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्त, आप कहेंगे 50 किलोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, फटाफट बताइए। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे अभी 3-4 क्वेश्चन ये ताजे फल सूखे फल वाले करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग इनकम टैक्स और नेट टैक्स वाले करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो है वो कमीशन वाले करेंगे, और इस तरीके से चैप्टर को खत्म कर लेंगे। फिर एक दिन जो है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस करेंगे। देखिए, ताजा फल में 80% पानी है। अगर ताजा फल में 80% पानी है तो 20% गूदा होगा। सूखे फल में 10% पानी है तो 90% गूदा होगा। ताजे और सूखे फल का अगर मैं रेशियो आपसे पूछूं तो आप 9/2 बता दोगे। यदि सूखे फल की मात्रा 250 किलोग्राम है, सूखे फल की मात्रा 250 किलोग्राम है, तो ताजे फल की मात्रा कितनी होगी, 1 बराबर 125, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1125 हो जाएगा। 1 बराबर 125 है, 1 बराबर 125 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1125 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टाइप का, ताजा फल और सूखे फल का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ताजा फल और सूखे फल का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के बाद आपसे कभी ताजा फल और सूखे फल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा। एक तरबूज का वजन जो है वो 30 किलो है, जिसमें 90% की मात्रा है, पानी की मात्रा है। अगर इसमें 90% पानी है तो ये ताजा फल है मेरे भाई, ये ताजा तरबूज है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें 90% पानी की मात्रा है तो ताजे फल में गूदा कितना हो जाएगा, 10%। 10 दिन बाद इसमें है, ठीक है, 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी उड़ जाता है। अगर पानी उड़ जाता है, अब इसमें 70% पानी है। अगर इसमें 70% पानी है तो सूख गया होगा, और 70% पानी है तो गूदा 30% हो गया होगा। जब पानी का वाष्पीकरण हुआ है तो फल सूख गया होगा। अब ताजे और सूखे फल का रेशो क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 30/10 निकल के आएगा, यानी दोनों का रेशो 3 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है शुरुआत में जो फल था वो 30 किलो का था मेरे भाई, यानी ताजे फल की मात्रा जो है वो 30 किलो दी गई है। अगर 3 की वैल्यू 30 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी सूख के वो फल कितने किलो का रह गया होगा, सूख के वो फल जो है वो 10 किलो का रह गया होगा। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा फल कितने किलो का रह गया, क्वेश्चन ने ये पूछा है वाष्पीकरण कितने लीटर पानी का हुआ। आप देखिए, शुरुआत में तरबूज जो था वो 30 किलो का था, बाद में तरबूज 10 किलो का रह गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त कितना किलो पानी उड़ गया है, क्योंकि गूदा तो सेम रहेगा, तो आप कहेंगे 20 किलो पानी उड़ गया है। 20 किलो पानी उड़ गया है। तो 80% लोगों ने इसका जवाब 10 किलो दिया था, जो बिल्कुल गलत था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20 किलो हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स एंड कमीशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स एंड कमीशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा मेरे भाई, ताजे फल और सूखे फल में जैसा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आया होगा, ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त इसमें भी आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा। बस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रही बात क्वेश्चंस के नए बनाने की, क्वेश्चंस के पुराने बनाने की, तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐसे ऐड किया है जो 2025 में
एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को ऐड किया है। लेकिन अगर आपको कोई पुराना क्वेश्चन मिलता है, जैसे ताजे फल और सूखे फल में पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब है ये यहां से क्वेश्चन 2025 में नहीं पूछे गए हैं। इसलिए मेरे भाई मुझे टाइप कराना जरूरी था, इसीलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दोहराया है। ठीक है, तो आप इतनी सी बात पे ऐसे परेशान मत हुआ करो। मैं तो एआई चैट जीपीटी पे डाल दूंगा, एआई से बना के ले आऊंगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन उसमें यह है कि जो चीज पहले पूछ ली गई है उसी से आप लोगों का टॉपिक जो है वो क्लियर कर दिया जाए। अगर उसी तरीके की कोई नई चीज पूछी गई है तो मैं नया क्वेश्चन उठाता हूं, लेकिन अगर नई कोई चीज नहीं पूछी गई है पर टाइप तो मुझे कराना है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं जो है वो पुराने ही क्वेश्चन उठा लेता हूं जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है भैया, किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपके साथ कोई मतलब धोखा किया है, किसी भी पॉइंट पे नहीं लगेगा। मैं खुद अपने आप को उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाता। अगर मैं आपके साथ कोई धोखा करूंगा तो मैं अपने आप को मतलब ठीक नहीं रख पाता हूं, है ना। चलिए मेरे भाई, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है थोड़ी देर के लिए 10 लाख रुपए। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है 10 लाख रुपए। उस सोने में ही किया जाता है। ठीक है, अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, महीने के कमाता हूं, तो उस पर कुछ टैक्स भी देता हूंगा। ठीक है, यानी मेरी जो इनकम है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन से 2 पार्ट में? ये इनकम कुछ तो टैक्स में चली जाती है और जो टैक्स देने के बाद बचती है वो मेरे हाथ में आ जाती है, और जो मेरे हाथ में आती है उसे ही मैं नेट इनकम बोलता हूं, उसे ही मैं शुद्ध आय बोलता हूं, नेट इनकम। कोई भी आपसे पूछे नेट इनकम क्या होती है तो आप कहना कि टैक्स देने के बाद, कर देने के बाद जो आय बचती है उसे ही नेट इनकम कहा जाता है, उसे ही नेट इनकम कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? उसे ही मेरे प्यारे दोस्त नेट इनकम कहा जाता है। मैंने आपसे कहा कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं महीने के, उसमें से मैं जो हूं 1 लाख रुपए टैक्स दे देता हूं, उसमें से 1 लाख रुपए जो है वो मैं टैक्स के दे देता हूं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि 10 लाख रुपए मैंने महीने के कमाए और उसमें से मैंने 1 लाख रुपए टैक्स का दे दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास नेट इनकम कितनी बचेगी? तो आप कहेंगे जी आपके पास 1 महीने में 9 लाख रुपए बचेंगे। अगर मेरे पास 9 लाख रुपए बचते हैं तो इसी को मैं अपनी नेट इनकम कहूंगा। इसी को इतना प्रेसिडेंट का भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा, तभी तो कहा है, मैंने मान लिया। मानने में क्या जाता है? मानने में तुम अपनी इनकम 1 करोड़ मान लो, एग्जाम्पल ले लो, क्या ही जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब दोस्त ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा नेक्स्ट टाइम जब अगले महीने मेरी इनकम 10 लाख रुपए मुझे मिली तो गलती से टैक्स बढ़ गया। अब टैक्स जो है वो 2 लाख जाने लगा। अब टैक्स जो है वो 2 लाख जाने लगा, यानी कि अगर 2 लाख जाने लगा, 10 में से 2 लाख मैंने टैक्स दे दिया, तो क्या 8 लाख रुपए मेरी नेट इनकम हो गई होगी? अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप कहेंगे जी ठीक है, बिल्कुल ये तो सही बात है। मेरे एक बात समझ में आई कि अगर टैक्स बढ़ता है, 1 लाख से 2 लाख होता है, 1 लाख टैक्स बढ़ता है तो मेरी नेट इनकम जो है वो 1 लाख घट जाएगी। यानी अगर 1 लाख टैक्स बढ़ा तो मेरी नेट इनकम 1 लाख घट जाएगी, और अगर 1 लाख टैक्स घटा तो मुझे 1 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे।
यानी आज के बाद मेरे एक बात समझ में आ गई कि जितनी टैक्स में वृद्धि होगी उतनी ही मेरी नेट इनकम में कमी होगी, और जितनी मेरी नेट इनकम में कमी होगी उतनी ही मेरी टैक्स में वृद्धि होगी। दोनों में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आप कहेंगे जी इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन दिया, मैं आपसे करने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन आप खुद करना। मैं एक ही जैसे दो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। टैक्स जो लगता है वो हमेशा टोटल इनकम पर लगता है। टैक्स जो लगता है वो हमेशा टोटल इनकम पर लगता है। टैक्स कटने के बाद जो इनकम मिलती है वो नेट इनकम कहलाती है। अगर टैक्स बढ़ा है तो नेट इनकम घटेगी, मुझे कम पैसे मिलेंगे, और अगर टैक्स घटा है तो मेरी नेट इनकम बढ़ेगी। क्या बात समझ में आई? अब देखना मैं कैसे करता हूं क्वेश्चन को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति की कर की दर में 19% वृद्धि हुई, यानी मेरा टैक्स 19% बढ़ गया है। मेरा टैक्स जो है वो 19% बढ़ गया है। मेरे टैक्स की वृद्धि कितनी हो गई? 19% की। मेरे टैक्स की वृद्धि कितनी हो गई? 19% की, जिसकी वजह से शुद्ध आय 1% से कम हो जाती है। जिसकी वजह से शुद्ध आय नहीं, जिसकी वजह से मेरी शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, यानी मेरी नेट इनकम जो है, मेरी नेट इनकम जो है वो 1% कम हो जाती है। अब आप एक बात थोड़ी सी आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर मेरा टैक्स 19% बढ़ा है, जितना मैंने पैसा टैक्स में ज्यादा दिया होगा, क्या उतनी ही मेरी नेट इनकम कम हुई होगी? उतना ही पैसा मुझे कम मिला होगा? यानी अगर मैंने 500 रुपए टैक्स फालतू दे दिया तो क्या मुझे मिलने वाले पैसे 500 रुपए कम हो जाएंगे? मैंने 1000 रुपए अगर टैक्स ज्यादा दे दिया तो मुझे मिलने वाले 1000 रुपए कम हो जाएंगे। यानी अगर टैक्स में 19% ज्यादा दे चुका हूं तो मेरी नेट इनकम 1% घट गई होगी। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। जितना मैंने टैक्स में ज्यादा दिया होगा उतना ही मेरे नेट इनकम में कमी आई होगी। तो टैक्स का 19% बढ़ा है, 19% ज्यादा दिया है, इसका मतलब टैक्स के 19% की वैल्यू जो है मेरी नेट इनकम की 1% की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टैक्स और नेट इनकम में रेशो निकालूं, टैक्स और नेट इनकम में रेशो निकालूं, तो आप कहेंगे 1/19 का आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, टैक्स कितना दे रहा हूं? 1 रुपए का दे रहा हूं। नेट इनकम कितनी है? 19 रुपए है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1 रुपया टैक्स देने के बाद 19 रुपए बचा रहा हूं, तो क्या टोटल 20 रुपए कमा रहा हूंगा? अब क्वेश्चन ने पूछा है शुरुआत की आय की दर बताइए, शुरुआत में लगने वाला टैक्स बताइए। टैक्स कितना लगता है? 1 रुपए। टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। 1 रुपए का टैक्स लगा होगा टोटल कितने पर? 1 रुपए का टैक्स लगा होगा टोटल कितने पर? 20 पर। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 पर कितना लगेगा? ब्याज की दर, टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। अगर टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो जितनी वृद्धि होगी उतनी ही मेरी नेट इनकम में कमी आएगी, उतनी ही आएगी, इसलिए इज इक्वल टू लगाया है। जितनी टैक्स में वृद्धि होगी उतनी ही नेट इनकम में कमी आएगी। तो टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर होगा। नेट इनकम टैक्स देने के बाद की इनकम होती है। अगर 1 रुपया देने के बाद मैं 19 रुपए कमा रहा हूं तो टोटल मैंने 20 रुपए कमाए होंगे। हमेशा टैक्स 1 रुपया लगेगा किस पर? हमेशा टोटल इनकम पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 5% की टैक्स की दर हो जाएगी। 5% की टैक्स की दर हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, बहुत मेहनत के साथ समझाया है,
उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। बहुत मेहनत के साथ समझाया है दोस्त। देखिए, आयकर की दर में 17% की वृद्धि हो गई। आपने कहा टैक्स में 17% की वृद्धि होगी। अगर टैक्स बढ़ गया होगा तो नेट इनकम घट गई होगी। कितनी घटेगी? उतनी ही घटेगी जितनी वृद्धि हुई है। उसने कहा है इस वृद्धि की वजह से वास्तविक आय यानी नेट इनकम 3% कम हो जाती है। नेट इनकम 3% कम हो जाती है। यानी टैक्स का 17% जो है वो नेट इनकम के 3% के बराबर होगा। यहां से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल लो। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालोगे तो मेरे भाई वो 3/17 हो जाएगा। यानी कि 3 रुपए टैक्स देने के बाद आपके पास फिर भी 17 रुपए बच रहे हैं, तो आप कितने रुपए कमा रहे होंगे? 17 और 3 20 रुपए कमा रहे होंगे। अगर आप टैक्स की दर निकालना चाहते हैं तो टैक्स मेरे भाई 3 रुपए देते हैं और टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर दिया जाता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई 15% टैक्स की रेट हो जाएगी। 15% टैक्स की रेट हो जाएगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। जितनी ये नेट इनकम घट रही है, एक दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल 20 गुणा में 100, ये टैक्स की रेट आ जाएगी 5%। देखिए यहाँ 3% कम होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, 17 और 3 20, 100 से गुणा कर दीजिए, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। टैक्स की रेट जो है वो 15% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? टैक्स की रेट जो है वो 15% आ जाएगी। आइए, ये क्वेश्चन उसी के जैसा नहीं है पर टैक्स पर ही आधारित है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसके साथ ही रखा है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बच्चा इसके साथ ही रखा है। फटाफट बताइए। देखिए, अभी ये 2 क्वेश्चन टैक्स वाले हैं, 3 क्वेश्चन टैक्स वाले हैं, ठीक है। और फिर जो है ये कमीशन वाले हैं, ये भी कमीशन वाला है, ये भी कमीशन वाला है, ये भी कमीशन वाला है, और फिर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपका चलेगा। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपका चलेगा। सबसे पहले मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे किसी भी एक बुक को फॉलो कीजिए जो भी आपके पास हो। कंप्लीट मैथ्स अगर आपके पास है तो परसेंटेज के क्वेश्चंस स्टार्ट करिएगा, है ना। धीरे धीरे जो क्वेश्चन नहीं आता है परेशान मत होइए, उस पर सर्किल मार्क कर लीजिए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और उस 100 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन पे भी जो है वो सर्किल मार्क हो गया, तो अपनी पीठ को थोड़ा सा थपथपाइए। वास्तव में आप 60% चीजें सीख चुके हैं। अब दोबारा से चीजों को करोगे, दोबारा से चीजों को पढ़ोगे तो वो 60% कन्वर्ट हो जाएगा 80% में। ठीक है सर, क्या सच में पेपर में इतना आसान पूछा जाता है? पेपर में यहां से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, टैक्स से ये क्वेश्चन बना ही नहीं है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ना ये क्वेश्चन कभी बना है, ना ये क्वेश्चन कभी बना, ये वाला टाइप बनता ही नहीं है। फिर आप करा क्यों रहे हो भाई? आगे का ना आपको पता है ना मुझे पता है। अगर पूछ लिया, देखो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक वो टाइप मुश्किल है। आप उन बच्चों से पूछ लेना जिनको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, और फिर मुझे बता देना कि वो क्या आंसर बता देते हैं। जब चीजें समझ में आ जाती हैं और एक लाइन में चीजें हो रही हों तो फिर वो बहुत आसान लगने लगती हैं। ठीक है दोस्त, तो आप किसी भी चीज को ये मत कह के चला करो कि इतनी आसान चीजें नहीं पूछी जाती हैं। मैं जब आपकी क्लास में हाजिर होता हूं तो एक एनालिसिस के बाद हाजिर होता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के ले आऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं चाहकर भी चीजें नहीं छोड़ सकता, चाहकर भी चीजें नहीं छोड़ सकता। अगर वो चीजें पूछ ली गई तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा आप लोगों को? ठीक है, ज्यादा आते हैं पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा जो आते हैं वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा जो आते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, वेन आरेख के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
एक व्यक्ति की आय में 1800 रुपए की वृद्धि होती है, 1800 रुपए की वृद्धि हुई, यानी मेरे भाई जितनी भी पहले इनकम थी उस इनकम में 1800 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी अब उसकी इनकम इतनी हो गई। ये पहले वाली इनकम थी, ये अब उसकी इनकम हो चुकी है। आपने कहा जी ठीक है। तथा देकर, यानी टैक्स की रेट 18% से घटकर 15% हो गई, यानी कि पहले जो टैक्स दिया जाता था सैलरी पर वो 18% दिया जाता है, अब जो सैलरी पर टैक्स दिया जाता है वो 15% दिया जाता है। पहले टैक्स इतना था, अब टैक्स इतना है। दोनों मामलों में इतना परसेंट आयकर मुक्त है, यानी दोनों ही मामलों में इतने परसेंट पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। अगर दोनों ही मामलों में इतने परसेंट पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, मान लीजिए ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिए 20% होता, मान लीजिए 20% आयकर मुक्त है, तो यहां भी 80% पर टैक्स दिया जाता, यहां भी 80% पर टैक्स दिया जाता, 80 से 80 कट जाता। कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर दोनों ही मामलों में इतने परसेंट आयकर मुक्त है तो इस वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों मामलों में देकर समान है, यानी दोनों मामलों में टैक्स समान होता है, यहां भी और यहां भी दोनों ही मामलों में टैक्स समान होता है, तो प्रारंभिक आय बताइए, यानी वो ए की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 18A हो जाएगा। 15 की गुणा ए में करेंगे 15A हो जाएगा। 15 8 120 को जीरो हासिल लगे 12, 15 और 12 27, क्या ये 27,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 18 में से 15 गया तो 3A हो जाएगा, और 3A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 27,000 दी हुई है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9,000। अगर वो शुरुआत वाली इनकम पूछे तो जवाब 9,000 दे देना, और अगर वो बाद वाली इनकम पूछे तो 9,000 में 1800 जोड़ देना, 10,800 बता देना। तो उसने केवल शुरुआत वाली इनकम पूछी है 9,000, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 9,000 मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, बिल्कुल फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक आदमी की आय 600 रुपए बढ़ जाती है, यानी आपने कहा अगर वो आदमी पहले ए रुपए कमाता था तो अब वो ए प्लस 600 रुपए कमाता है, उसकी इनकम 600 रुपए बढ़ जाती है। लेकिन आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है, यानी पहले वो 18% टैक्स देता था, अब वो अपनी इनकम पे 15% टैक्स देता है। कितना, 15% टैक्स देता है। दोनों स्थिति में आय का 25% आयकर मुक्त है, इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। अगर दोनों केस में 25% पर टैक्स नहीं लगता तो क्या 75% पर टैक्स लगता होगा? यहां भी आपको 75 लिखना होगा। 25% पर टैक्स नहीं लगता तो 75 पर लगता होगा, और दोनों ही केस में समान आयकर है, स्थिति में बराबर आयकर देता है, तो मेरे भाई ये कट जाएगा, इसीलिए इस वैल्यू को हम लिखते नहीं है। ठीक है, परसेंट से मेरे भाई परसेंट कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 18A हो जाएगा। यहां देखेंगे 15 की गुणा ए में करेंगे 15A हो जाएगा। 15 छिक्का 90 हो जाएगा, यानी ये 9,000 रहने वाला है। 18 में से 15 जाएगा तो ये 3A आएगा, और 3A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। तो उसने पूछा उसकी आरंभिक आय बताइए, तो आंसर हो जाएगा 3,000। अगर उसकी बाद वाली आय पूछी जाती तो इसमें 600 जोड़ देते, बाद वाली इनकम हो जाती 3600। ठीक है दोस्त, यहां तक की चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को क्या आप होमवर्क में कर लेंगे बच्चे? ठीक है, एक व्यक्ति की आय 3,000 से बढ़ गई, यानी यहां ए है तो यहां ए प्लस 3,000 हो गई। कर की दर पहले 25% टैक्स लगता था, यहां 20% टैक्स लगता है।
दोनों मामलों में आय का 40% कर मुक्त है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि दोनों मामलों में देकर समान है, दोनों को बराबर लिख देंगे, तो प्रारंभिक आय आपसे पूछना चाह रहा है बिल्कुल सेम एज पीछे वाले की तरह। HW में लिख दें तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मेरे पास भाई इनकम से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अभी मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा गौर से। इस टाइप में एक और क्वेश्चन बनता है, जब वो दोनों की इनकम बराबर ना देके दोनों में डिफरेंस देता है। डिफरेंस किस तरीके का? वो आपसे ये कहता है कि पहले वाला टैक्स जो है वो दूसरे वाले टैक्स से 4000 ज्यादा है, तो बताइए शुरुआत में इनकम कितनी थी। तो उस टाइप के क्वेश्चन में बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में आपको कराऊंगा, ठीक है। जब दोनों केसेस में समान टैक्स होता है, वो टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 आपको करा दिए हैं। अगर समान ना हो के टैक्स में डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, तो वो मेरे प्यारे दोस्त मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में आपको कराऊंगा। जब आप बूस्ट योर कॉन्फिडेंस करेंगे तब आपको ये फील आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन हमें लग रहा था छूट गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो है वो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में कवर कर लिए, ठीक है। मुझे पता है बच्चे, मुझे पता है कि कहां कौन सी चीज छूटी है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, ऐसे मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूं। फिर हम लोग बूस्ट योर कॉन्फिडेंस करना स्टार्ट करेंगे, और बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आज से करना स्टार्ट हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरी बेसिक सी बात सुनिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बेसिक बात आपको बताता हूं, कमीशन की बेसिक बात क्या होती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर व्यक्ति को इतनी कमाई होती है, यानी व्यक्ति की कमाई दी हुई होती है, व्यक्ति की कमाई दी हुई होती है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति अपनी कमाई काट के कंपनी को जमा कर देता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। कंपनी को जमा कर देता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। यानी एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें व्यक्ति की खुद की कमाई दी होगी, और एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें वो कुछ पैसे कंपनी को जमा कर रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं, ये आपके दिलो दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब सुनना कैसे। मेरे प्यारे साथी, मैंने आपसे कहा कि मैं एक व्यक्ति हूं और मैं कुछ माल बेच रहा हूं, मैं कुछ सामान बेच रहा हूं। मुझे कमीशन की बात की गई, मुझसे कहा गया कि अगर आप 10,000 तक की बिक्री करोगे, 10,000 तक की बिक्री करोगे तो आपको 10% का बोनस मिलेगा। अगर आप 10,000 तक की बिक्री करते हो तो आपको 10% बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो, 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो तो 10% बोनस के साथ साथ आपको 2% कमीशन भी मिलेगा। 10% बोनस के साथ साथ 2% और कमीशन आप लोगों को मिलेगा। हाँ बिल्कुल पूछो, प्रतीक तिवारी का कमेंट पढ़वाना मुझे, है ना। पूछो भाई, पूछो क्या पूछना है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, प्रतीक तिवारी का कमेंट पढ़वाना। मैंने आपसे कहा कि मैं एक ग्राहक, मतलब ये मान लीजिए कि कोई भी सामान बेचने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है। मुझसे ये कहा गया कि आप अगर इस सामान को 10,000 तक बेचते हो, 10,000 की बिक्री करते हो तो आपको 10% कमीशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 से ज्यादा की बिक्री की तो 10% के साथ साथ आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 10,000 से ऊपर की राशि पर आपको 12% कमीशन मिलेगा। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अगर मुझे यहां 10,000 तक की बिक्री, ये 10,000 तक की बिक्री है, ये 10,000 तक की बिक्री है बच्चे,
अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे भी मुझे यहां 2% और मिल जाए, तो क्या मेरा पूरी बिक्री पर 12% कमीशन हो जाएगा? अगर मुझे 2% और मिल रहा है तो 10,000 का 2% 200 होता है, क्या मुझे 200 रुपए और मिल जाएंगे? अगर मुझे कैसे भी करके 200 रुपए और मिल जाएं तो क्या मेरा शुरुआत से लेके आखिर तक 12% कमीशन हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बस यही अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं, यही अप्रोच जो है वो हम लोग लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दिया, ये हृदय भाई मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया ना मैं करता हूं किसी को ब्लॉक। प्लीज रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और यकीन मानना अगले 3 क्वेश्चन पे आपका पेन नहीं रुकेगा अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया। मुझसे कहा क्या गया, मुझसे ये कहा गया एक विक्रेता जो है वो कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है, यानी जितनी भी बिक्री करेगा उस पे 10% कमीशन प्राप्त होगा। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है। यानी मैंने ये लिख दिया अगर 10,000 तक की बिक्री करेगा तो उसे 10% कमीशन मिलेगा और 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 10% के साथ साथ उसे 2.5% बोनस मिलता है। ऐसा कंपनी ने शर्त रखी है। भाई साहब यही शर्त रखी है क्या? भाई साहब यही शर्त रखी है क्या कि टोटल बिक्री पर 10% कमीशन मिलेगा, चाहे आप 10,000 तक की बिक्री करो चाहे आप 10,000 से ज्यादा की बिक्री करो, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा की बिक्री करते हो तो 2.5% बोनस आपको अलग से मिलेगा। क्या यही बात क्वेश्चन ने मुझे दी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा यह चीज बड़ी पेचीदी सी मुझे लग रही है, अगर कैसे भी करके यहां मुझे 2.5% बोनस और मिल जाए। अगर विक्रेता ने क्या सोचा, विक्रेता ने मुझसे यह कहा बेटा 161 छोड़ा नहीं है, HW दिया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। मैंने आपसे कहा अगर मुझे इस 10,000 रुपए पर 2.5% कमीशन और मिल जाए, अगर मुझे इस 10,000 रुपए पर 2.5% कमीशन और मिल जाए तो क्या शुरुआत से लेके आखिर तक मेरा कमीशन 12.5% हो जाएगा? अगर मुझे यहां 250 रुपए और मिल जाएं तो क्या शुरुआत से लेकर आखिर तक टोटल बिक्री पर यहां भी 12.5%, यहां भी 12.5%, टोटल बिक्री पर 12.5% कमीशन हो जाएगा? यानी अगर मुझे 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई 2875 से बढ़ के 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई कितनी हो जाएगी? मेरी कमाई कितनी हो जाएगी? 3125 रुपए हो जाएगी। अगर मुझे 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई 3125 रुपए हो जाएगी। 3125 कब होगी? जब यहां भी 12.5%, यहां भी 12.5%, यानी मुझे टोटल बिक्री पर 12.5% अगर कमीशन मिलेगा तो मेरी जो बिक्री, मेरी जो कमाई हो जाएगी वो 3125 रुपए हो जाएगी। टोटल बिक्री पर अगर 12.5% कमीशन मिलेगा तो मेरी टोटल कमाई 3125 हो जाएगी। तो टोटल बिक्री कितनी हुई होगी बच्चा? 3125 बटे 12.5% हटाओगे तो यहां 100 लिखोगे, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 125, 25 पंजे 125 होता है, 25 एकम 25 होता है, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 25 बार और 25 की गुणा 1000 में करोगे, टोटल बिक्री 25,000 की हो जाएगी। टोटल बिक्री 25,000 की हो जाएगी। दोबारा समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना। मुझसे कहा गया कि विक्रेता साहब आपको जितनी भी आप बिक्री करोगे आपको 10% कमीशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो तो कमीशन के साथ साथ आपको 2.5% बोनस दिया जाएगा। मुझसे ये कहा गया, मुझसे ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई। इस तरीके से मेरी कमाई जो है वो 2875 रुपए बैठती है।
मैंने कहा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदापन आ रहा है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदापन आ रहा है तो मैंने कहा कि अगर कैसे भी करके यहां मुझे 2.5% और मिल जाए तो शुरुआत से लेके आखिर तक मुझे 12.5% हो जाएगा। भाई यहां 2.5% की तो कमी है, अगर कैसे भी मुझे यहां 2.5% और मिल जाए तो शुरुआत से लेके आखिर तक मुझे 12.5% मिल जाएगा। अगर मुझे यहां 2.5% मिलता है तो मेरे भाई 10,000 का 2.5% निकाला, क्या मुझे 250 रुपए और मिलेंगे? यानी अगर मुझे 250 रुपए और मिलते हैं तो क्या 3125 रुपए हो जाएंगे? अगर 3125 रुपए मुझे मिल रहे हैं, ये कब मिलेंगे 3125? जब टोटल बिक्री पर 12.5% होगा। 12.5 यहां, 12.5 यहां, यानी अगर टोटल पे 12.5% मिलता है तो फिर मुझे 2875 नहीं, फिर मुझे 3125 रुपए मिलेंगे। यानी मेरी ये बात समझ में आ गई कि टोटल बिक्री का 12.5% जो है वो 3125 होता है। तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25,000 हो जाएगा। 100% ही टोटल बिक्री होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बेटा 250 कैसे ज्यादा मान लिए? 250 इसलिए मान लिए क्योंकि 2.5% बढ़ाया है। परसेंट भी तो बढ़ा दिए। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि टोटल का 12.5% अगर मुझे मिलता तो 3125 मिलते। ठीक है, इसीलिए मैंने 250 को ऐड किया है जिससे कि मुझे टोटल पर एक जैसा मिल जाए। क्वेश्चन को करने का तरीका है बच्चे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पे और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक विक्रेता को उसकी कुल बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है। 15,000 से अधिक की बिक्री पर आधा % अतिरिक्त बोनस मिलता है। ये 15,000 तक की बिक्री है, ये 15,000 से ऊपर की बिक्री है। यहां 8% कमीशन मिलता है, यहां 8% कमीशन के साथ साथ आधा % बोनस मिलता है। इस हिसाब से मेरी कमाई कितनी है? 3920 रुपए बैठ रही है। इस हिसाब से, इस हिसाब से मेरी कमाई 3920 बैठ रही है। मैंने कहा यार गड़बड़ हो रही है चीजें। आपने कहा कैसे? अगर कैसे भी करके मुझे यहां आधा % और मिल जाए, कैसे भी करके मुझे यहां आधा % और मिल जाए तो मेरी यहां भी 8.5% की कमाई, यहां भी 8.5% की कमाई, यानी टोटल पर 8.5% की कमाई हो जाएगी। टोटल पे 8.5% की कमाई हो जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मुझे यहां अगर आधा % और मिल रहा होता, मुझे यहां आधा % और मिल रहा होता तो क्या मुझे 75 रुपए और मिल रहे होते? अगर मुझे 75 रुपए और मिल रहे होते तो क्या उस केस में मुझे 3995 रुपए मिलते? ये 3995 रुपए कब मिलते? जब मुझे यहां भी 8.5, यहां भी 8.5, यानी टोटल इनकम का 8.5% अगर मुझे मिलता तो मेरे प्यारे दोस्त 3995 रकम उसकी बैठती। तो मेरे भाई ये 8.5% इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 गुणा में लिख देंगे। अब काटा पीटी मचा दीजिए, यही टोटल इनकम आ जाएगी। 17 दूनी 34, 5 बचेंगे, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। 47 की गुणा 100 में करोगे, 47 की गुणा 100 में करोगे कितना है? 47 की गुणा 100 में करोगे तो 47, अच्छा 8.5, एक पॉइंट और लगाएंगे, 8.5 था, 47,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 47,000 आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए जब मेरी कमाई दी हुई होती थी, विक्रेता की कमाई दी हुई होती थी। लेकिन अगर उसने गलती से कंपनी की कमाई दे दी, अपना कमीशन निकालने के बाद वह कंपनी को इतने रुपए जमा कर देता है, तो मेरे भाई बस थोड़ा सा जहां हमने एडिशन किया है वहां बस हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे।
कल क्लास नहीं होगी, परसों यहीं से शुरुआत करेंगे और अगले 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस की तरफ आ जाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस प्यारे दोस्त गजब गजब के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। तो अगले 2 दिन में ये पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से मैंने कराया है। रिवीजन आप लोग करना, बहुत शानदार तरीके से करना, ठीक है। देखो आना भाई अभिषेक कुमार का क्वेश्चन में बोला नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 75 इनकम का 0% ऐड किया तो उसको निकाल लो। भाई समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो ठान लेते हो फिर उसी को बोलते रहते हो। यहां मुझे ½ % नहीं मिल रहा था, मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ½% इसका निकाल रहा हूं ना। अगर इसका ½ % निकाल रहा हूं तो 75 रुपए ज्यादा मिलते ना। अगर मैं पहले वाली वैल्यू में 75 रुपए जोड़ रहा हूं तो इतने मिलते ना। तो ये भी तो समझ लो इतने कब मिलते, जब यहां 8.5 मिलता। 8.5 मिल थोड़ी ना रहा था, 8 ही तो मिल रहा था। तो जब मैं ½ % इसमें जोड़ रहा हूं तो वो ½% है कितना, वो इसमें भी तो जोड़ना पड़ेगा। यानी 8.5 मुझे यहां मिला, 8.5 मुझे यहां मिला। अगर टोटल बिक्री पर 8.5 मिला होता, अगर टोटल बिक्री पर 8.5 मिला होता तो इतना मिला होता। यानी मुझे समझ आ गया 8.5% की वैल्यू इतनी होती है तो 100% की कितनी। बस यही तो मैंने किया है। चलिए यहां से हम लोग कल शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मुझे किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना है, इस वजह से कल मेरी क्लास नहीं होगी। परसों मिलूंगा मैं एक शानदार क्लास के साथ और अगले 2 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को 3 बजे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। उस क्लास को मत छोड़ो, नहीं तो बाद में पछताओगे जी बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर 3 बजे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा आपका, जिसमें हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन कर रहे होंगे। बहुत शानदार शानदार। ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद।